श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको भारत के एक महान क्रांतिकारी की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने केवल 18 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया। देश के इन महान क्रांतिकारी का नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारत के सबसे कम आयु के क्रांतिकारी थे, जिन्हें तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल में 18 वर्ष की आयु में फांसी पर लटकाया। इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके दिल को छू लेंगी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में मोहबानी नामक एक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ। इनके जो पिता थे त्रिलोकीनाथ बसु, वो तहसीलदार थे और माता का नाम कृष्णप्रिया था। ये अपने परिवार में चौथी संतान थे, यानी इनसे बड़ी 3 बहनें और थी। और इनकी जन्म से पहले जो इनके 2 भाइयों का और जन्म हुआ था, वो दोनों भाई अल्प आयु में ही, बहुत प्रीमेच्योर अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। दोनों की मृत्यु हो गई थी। इनके माता पिता बड़े चिंतित थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो तत्कालीन जो बंगाली समाज था, बंगाल में एक सामाजिक प्रथा थी कि इस तरह के परिवार जहाँ नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, वो लोग अपने बच्चों को कुछ मुट्ठी अनाज के बदले अपने कुछ निकट के रिश्तेदारों को सांकेतिक रूप में, सिंबॉलिकली बेच देते थे। माता पिता वही रहते थे, लेकिन उनको सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप में बेच देते थे ताकि वो बच जाएं। आप इसे सामाजिक प्रथा कह सकते हैं, टोना टोटका कह सकते हैं। ये उन दिनों बंगाल में ये प्रथा बहुत प्रचलित थी। इनके माँ बाप ने भी अपने इस नवजात बच्चे को, अपनी जो बड़ी बेटी थी अपूर्वा, उसको 3 मुट्ठी अनाज के बदले में बेच दिया। बंगला भाषा में 3 मुट्ठी अनाज को खुद कहते हैं, तो इसलिए इनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। इस टोने टोटके से जो भी कहिए आप, खुदीराम बोस तो बच गए। लेकिन जब इनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी, इनकी पूज्य माता जी का देहांत हो गया। और भाग्य की विडंबना कही है कि 1 साल बाद इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। यानी जब इनकी आयु केवल 7 वर्ष की थी, तब ये माता और पिता से विहीन हो गए। इनकी जो बड़ी बहन थी अपूर्वा, वो इनको अपने घर ले आई। वहाँ इनका लालन पोषण करने लगी। तामलुक के हैमिल्टन हाई स्कूल में इनका दाखिला करा दिया गया। ये पढ़ने लगे। उन्हीं दिनों जो मेदिनीपुर था, ये स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था। क्रांतिकारियों के जो अग्रणी नेता थे अरविंद घोष और बहन निवेदिता, उन्होंने इस जिले का दौरा किया 1905 और 6 में। बहुत सारे उन्होंने सभाएं की, गुप्त मीटिंगें की, और इन सभी सभाओं में और गुप्त मीटिंग में खुदीराम बोस बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, बहुत ही आगे बढ़कर भाग लेते थे। इनकी आयु जब केवल 15 वर्ष की थी, तो वहाँ जो मेदिनीपुर की जो पुरानी जेल का जो मैदान है, उसमें एक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और जिस दिन मेदिनीपुर के जो कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो भाग लेने वाले लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे, ठीक उसी समय खुदीराम बोस वहाँ पे जो प्रदर्शनी देखने आए थे लोग,
उनमें क्रांतिकारी किताबें बांट रहे थे। एक टीचर को इन्होंने एक अपनी किताब दी, वो समझ गया कि यह क्रांतिकारी लिटरेचर है, उसने इनको मना किया, और जब ये नहीं माने तो उसने एक सिपाही को जाके खबर कर दी कि ऐसे ऐसे एक लड़का जो है वो क्रांतिकारियों का साहित्य बांट रहा है। जैसे ही वो पुलिस का सिपाही आया, खुदीराम बोस ने उसकी नाक पे एक बहुत तेजी से घूंसा मारा और वहां से ये फरार हो गए, पकड़े गए, मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने बदनामी की डर की वजह से FIR में जो इन्होंने उसके ऊपर हमला किया था उसको शामिल नहीं किया, केवल क्रांतिकारी लिटरेचर बांटने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया। अदालत में ये कम आयु के होने की वजह से चेतावनी देकर इनको छोड़ दिया गया। बहुत बड़ा नागरिक सम्मान हुआ और कुछ दिनों बाद ये कलकत्ता आ गए। अब हम कलकत्ता की बात करते हैं तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का बंटवारा किया, बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया और 15 जो बंगाली बोलने वाले ज़िले थे उनको मिला के आसाम में कर दिया, तो पूरे बंगाल में इसका बड़ा विरोध हुआ। बंगाली लोगों ने ये समझा कि ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, बंगाली बोलने वालों को हमारे से अलग कर दिया गया है। बहुत विरोध हुआ इसका। स्वदेशी आंदोलन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा पनपने लगी। बहुत सारे क्रांतिकारी दल बन गए, जिनमें अनुशीलन पार्टी थी, युगांतर समूह था, और अरविंद घोष जो इंग्लैंड में ICS की परीक्षा में पास हो गए थे, केवल घुड़सवारी की ट्रेनिंग चल रही थी, उसको बीच में छोड़ के ये बड़ौदा लौट आए थे और बड़ौदा के महाराजा के यहाँ नौकरी करने लगे थे। तो बड़ौदा में रह के ही ये क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। इन्होंने अपने सगे भाई वरिंदर कुमार घोष को कलकत्ता भेजा। वरिंदर कुमार घोष ने कलकत्ता के सारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनको संगठित करने का काम शुरू कर दिया। कलकत्ता का एक बहुत प्रसिद्ध जगह है मानिक टोला। तो मानिक टोला की एक गली है, मुरारी पुकुर नाम की लेन है, तो 36 नंबर की एक कोठी थी, गार्डन हाउस था, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा गार्डन हाउस था। वो उनके पिताजी का था, अरविंद घोष और वरिंदर घोष के पिताजी का था, जो सिविल सर्जन थे। उस कोठी में जो है सारे क्रांतिकारी इकट्ठे होने लगे। ये जो मुरारी पुकुर लेन की जो गार्डन हाउस था मानिक टोला में, ये क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। थोड़े दिनों बाद अरविंद घोष भी कलकत्ता आ गए और इन्होंने युगांतर नाम से एक बंगाली में पत्र निकाला और अंग्रेजी में इसका संस्करण वंदे मातरम के नाम से निकाला, जिसमें जो हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, जिनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है, क्रांतिकारियों के जनक कहा जाता है, विपिन चंद्र पाल, उन्होंने भी उसमें सहयोग दिया। ये अखबार जो है, दोनों अखबार जो है, इनमें क्रांतिकारी लेख छपते थे और धीरे धीरे इनके पढ़ने वालों की संख्या बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ती गई। ये लोग क्रांतिकारी कितने दूरदर्शी थे, कितने जुझारू थे, इसकी मैं एक आपको घटना बताने जा रहा हूँ कि हालांकि इन्होंने बहुत बम बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। बम बनाने की जो कला थी वो उस समय वहाँ पर लोगों को नहीं आती थी। तो वरिंदर कुमार घोष ने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, हेमचंद्र कानूनगो को 1906 के अंत में फ्रांस भेजा बम बनाने की कला सीखने के लिए। हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता में जो अपना पैतृक मकान था उसको बेच दिया और उस पैसे से ये फ्रांस गए और वहाँ एक रशियन क्रांतिकारी था, निकोलस सेफ्रांस्की। वो जो रशियन क्रांतिकारी था वो बम बनाने में एक्सपर्ट था, उससे बम बनाने की कला सीखी। जनवरी 1908 में जब हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता में जहाज़ से उतरे, पानी के जहाज़ से अपना एक ट्रंक लेके, तो
तो उस ट्रंक में जो सबसे कीमती सामान था वो एक 70 पेज का मैनुअल था, किताब थी बम बनाने की, जिसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी में किया गया था। वो मैनुअल लेके ये भारत आए। इन्होंने एक बम फैक्ट्री बनाई जिसका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। उसमें उल्लासकर दत्त और हेमचंद कानूनगो ये प्रमुख व्यक्ति थे। और बम बना के सबसे पहले उसको टेस्ट किया गया। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर। दरअसल डगलस किंग्सफोर्ड कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे और ये क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे थे। छोटे छोटे अपराध में क्रांतिकारियों को बहुत कड़ी सज़ा देते थे। क्रांतिकारियों से घृणा करते थे। एक बहुत छोटी आयु के क्रांतिकारी थे सुशील सेन। एक दिन वो इनकी अदालत में आके विरोध प्रकट कर रहे थे। जब युगांतर के संपादकों पर मुकदमा चल रहा था तो इन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि इसको पकड़ लिया जाए और इसको कोड़ों की सज़ा लगाई जाए। उसको कोड़े लगाए गए। जब अगले दिन बंगाल के समाचार पत्रों में ये समाचार छपा तो पूरे बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि ये जो मजिस्ट्रेट हैं डगलस किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या की जाए। एक पुस्तक बम बनाया गया, बुक बम, और उसको बना के एक क्रांतिकारी थे परेश मलिक, वो डिलीवरी बॉय के रूप में वो इनके घर जाके वो किताबी बम इनको दे के आए। लेकिन इन्होंने वो बम लेके एक अलग अलमारी में रख दिया, उसको नहीं खोला और ये बच गए। अंग्रेजों को ये पता चल गया कि जो कलकत्ता के क्रांतिकारी हैं वो डगलस किंग्सफोर्ड के जानी दुश्मन बन गए हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनका प्रमोशन कर दिया, इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया और एक सुरक्षित माने जाने वाले स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका ट्रांसफ़र कर दिया। अंग्रेज ये मानते थे कि वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन दिनों श्रोताओं गंगा के ऊपर पुल नहीं था और उत्तर बिहार में जाने के लिए चाहे मुजफ्फरपुर हो चाहे समस्तीपुर हो, स्टीमर या नौकाओं का सहारा लेना पड़ता था। तो वो लोग समझते थे कि मुजफ्फरपुर एक सुरक्षित स्थान है, इनको वहाँ भेज देंगे तो बंगाली क्रांतिकारी वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि एक क्रांतिकारी वहाँ जाएगा और वहाँ पे इनकी हत्या करेगा। इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी नाम के क्रांतिकारी का चुनाव किया गया। लेकिन जो बड़े सीनियर क्रांतिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, एक नहीं 2 क्रांतिकारियों को वहाँ भेजा जाएगा। और दूसरे जो क्रांतिकारी थे उसमें जो चुनाव हुआ वो दूसरे क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। दोनों क्रांतिकारियों को अलग, इनको एक दूसरे को नहीं जानते थे, इनके नाम भी बदल दिए गए। ये दोनों क्रांतिकारी अप्रैल 1908 के तीसरे सप्ताह में मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहाँ एक जमींदार थे, बंगाली जमींदार किशोरी मोहन बंदोपाध्याय। उनकी धर्मशाला में जाकर ये वहाँ ठहर गए और इन्होंने 8-10 दिन तक घूम कर अदालत की, यूरोपियन क्लब की और ये जो मजिस्ट्रेट थे इनके घर की पूरी रैकी की। शुरू में ये योजना बनाई गई कि बम जो है अदालत में फेंका जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों के मरने की संभावना थी। इसलिए यह फैसला किया गया कि बम जो है जब ये क्लब से घर जाएंगे तो इनकी घोड़ा बग्गी के ऊपर बम फेंका जाएगा। ये जो मजिस्ट्रेट थे अदालत के बाहर यूरोपियन क्लब में जाते थे, वहाँ ब्रिज खेलते थे अपनी पत्नी और अपने मित्रों के साथ, और ठीक 8:30 बजे ये घोड़ा बग्गी में बैठ के अपने घर जाते थे। 29 अप्रैल 1908 को दिन निश्चित किया गया कि बम फेंका जाएगा। शाम के करीब 7-7:30 बजे ये लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो वहाँ एक सिपाही तैनात था उसने इनको देख लिया और इनको भगा दिया। ये वापस आ गए। उस दिन वो काम नहीं हो सका। अगले दिन 30 अप्रैल 1908 को ये फिर गए और गेट से कुछ दूरी पर पेड़ों में छिप गए और जो ही 8:30 बजे 2 घोड़ा बग्गियाँ आई। पहली बग्गी के ऊपर खिड़की में से जाके दोनों ने वो बम फेंक दिया।
घोड़ा बग्गी के परखचे उड़ गए, उसका साइस भी जो पीछे खड़ा था आगे था जख्मी हो गए, और उसमें जो 2 लोग थे वो मारे गए। लेकिन इस काम में एक थोड़ी सी चूक हो गई। दरअसल जो 2 घोड़ा बग्गियाँ थी, पहली वाली बग्गी में मजिस्ट्रेट नहीं थे, ना उनका परिवार का कोई सदस्य था। इस बग्गी में वहाँ पे एक यूरोपियन मजिस्ट्रेट थे, प्रिंगले कैनेडी, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी लड़की थी। उनकी लड़की तो तुरंत उसकी तो मृत्यु हो गई, और जो कैनेडी साहब जो मजिस्ट्रेट थे, उनकी जो पत्नी थी वो 2 मई को उसका स्वर्गवास हो गया। 2 यूरोपियन महिलाओं की इस बम कांड में मृत्यु हो गई, लेकिन मजिस्ट्रेट बच गए। बम फेंकने के बाद ये दोनों जो क्रांतिकारी थे नंगे पैर अलग अलग दिशाओं में भागे। खुदीराम बोस 25 मील का सफ़र तय कर रात भर वैनी नाम का एक रेलवे स्टेशन है पूसा के पास, वहाँ पहुँच गए। श्रोताओं, आज इस स्टेशन का नाम खुदीराम बोस पूसा स्टेशन है। तो इस स्टेशन के पास पहुंचने पर एक चाय की दुकान पर इन्होंने वहाँ एक पानी का गिलास मांगा और पानी पीने लगे। ये जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था 30 अप्रैल को, पुलिस ने इसकी वायरलेस से सूचना सभी थानों में भेज दी थी। सभी थाने के अधिकारियों को कहा गया था कि वो इन हत्यारों को पकड़ें, इनका पीछा करें, और जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तो इसी चाय की दुकान पर अंग्रेजी हुकूमत के 2 सिपाही थे, वो भी बैठे थे। जो एक का नाम फतेह सिंह था, दूसरे का नाम शिव प्रसाद सिंह था। तो जो सिपाही थे शिव प्रसाद सिंह, उन्हें कुछ शक हुआ इनकी वेशभूषा देख के खुदीराम बोस की। उसका कारण था कि खुदीराम बोस जो धोती पहनते थे, ये घुटनों तक की धोती बांधते थे। दूसरा, घुटने तक की धोती बांधने से इनके जो घुटने के नीचे जो है काफ़ी मात्रा में पैदल चलने से धूल जम गई थी। पूरे पैर जो थे वो धूल से सफ़ेद हो गए थे। तो जब इतने सिपाही ने पैर देखे तो लगा कि ये व्यक्ति कहीं दूर से आ रहा है। दूसरे, इसकी धोती बांधने का तरीका भी थोड़ा अलग है। तो उसने इनसे कुछ सवाल किए और शक होने पे उसने पीछे से इनको दबोच लिया। जैसे ही उसने इनको पीछे से दबोचा, शिव प्रसाद सिंह ने इनकी धोती की अंटी में जो एक रिवॉल्वर थी वो ज़मीन के ऊपर नीचे गिर गई। शक पक्का हो गया। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पे 2 रिवॉल्वर, लगभग 30 जिंदा कारतूस, 30 रुपये और एक रेल का टाइम टेबल इनके पास मिला। उधर जो प्रफुल्ल चाकी थे वो एक बंगाली भद्र पुरुष थे, त्रिगुण चरण घोष। उनकी सहायता से कलकत्ता के लिए एक ट्रेन में बैठ गए। मोकामा घाट पे उनको उतार के दूसरी ट्रेन बदलनी थी हावड़ा के लिए। इसी ट्रेन में एक अंग्रेजी हुकूमत के सब इंस्पेक्टर थे नंदलाल बसु, वो भी यात्रा कर रहे थे। जो नंदलाल बनर्जी थे उनको शक हो गया और अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस और कलकत्ता में टेलीग्राम कर दिया। मोकामा घाट में जैसे ही उतरे ट्रेन बदलने के लिए, वहाँ पे पुलिस के जवान और इस नंदलाल बनर्जी ने इनको पकड़ने की कोशिश की। इन्होंने भी रिवॉल्वर चलाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं कामयाब हो सके तो उन्होंने अपने मुंह में प्रफुल्ल चाकी ने गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। इनका शरीर जो है मुजफ्फरपुर लाया गया शिनाख्त के लिए। खुदीराम बोस ने इनको पहचाना और 21 मई 1908 को ये जो मुजफ्फरपुर की सेशन जज में ये जो है ऐतिहासिक ट्रायल शुरू हुआ, मुकदमा शुरू हुआ और 13 जून को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उसमें 7 दिन अपील करने का समय था। खुदीराम बोस नहीं चाहते थे कि अपील की जाए, लेकिन बैरिस्टरों ने समझाया और अपील की गई। एक बहुत बड़े वकील थे नरेंद्र कुमार बसु, वो इनके बचाव पक्ष के वकील बने।
उन्होंने बचाव पक्ष में 4 दलीलें रखी हाई कोर्ट के अंदर। पहली दलील ये थी कि खुदीराम बोस का बयान जिस मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं था, जबकि कानून के अनुसार वो एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होना जरूरी था उसमें। दूसरी दलील ये थी कि इनके से जो सवाल किए गए और जो इनका जवाब रिकॉर्ड किया गया वो बांग्ला भाषा में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तीसरा ये था कि खुदीराम बोस का जो बयान था उस पे जो इनके सिग्नेचर कराए गए वो उस दिन नहीं कराए गए जिस दिन इन्होंने बयान दिया था, अगले दिन इनके सिग्नेचर कराए गए। चौथा ये था कि इनके साथ जो दूसरा एक्यूज था प्रफुल्ल चाकी, जिसको अब दिनेश चंद्र नाम से जब मुकदमा चला तो उसका नाम दिनेश चंद्र रहा, कि वो इनसे शारीरिक रूप से काफ़ी ताकतवर था, काठी से मजबूत था और उसने आत्महत्या भी की है। तो ऐसा हो सकता है कि बम उसी ने फेंका हो, खुदीराम बोस ने बम नहीं फेंका। लेकिन हाई कोर्ट ने ये दलीलें मानने से इनकार कर दिया और 13 जुलाई 1908 को सेशन जज ने जो इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी उसको कन्फर्म कर दिया, इनकी सज़ा को बरकरार रखा। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर की सेंट्रल जेल में सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। बहुत सारे जो इनके मित्र थे, दूर के संबंधी थे, उन्होंने गंडक के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया। पूरा मुजफ्फरपुर उमड़ गया था इनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए, पुलिस को भारी बंदोबस्त करना पड़ा था। श्रोताओं, 30 अप्रैल को जब इन्होंने बम फेंका तो 1 मई को अंग्रेजी सरकार में हड़कंप मच गया। कलकत्ता में जो इंग्लैंड की पुलिस थी, ब्रिटेन की पुलिस थी, उसने जगह जगह जो है अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस ने जगह जगह छापे मारे और लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, जिसमें प्रमुख थे अरविंद घोष, उनके भाई बरिंदर कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, उसके अलावा हेमचंद्र कानूनगो, परमेश मलिक जो डिलीवरी बॉय के रूप में बम लेके गए थे मजिस्ट्रेट के घर। इस तरह 40 लोगों को इसमें पकड़ लिया गया लगभग। और एक जो क्रांतिकारी थे नरेंद्र गोस्वामी, नरेन गोसाई भी बोलते थे, उनको अंग्रेजों ने अप्रूवर बना लिया, सरकारी गवाह बना लिया। ये जो नरेंद्र गोस्वामी थे ये अंग्रेजों को तरह तरह की जानकारियां, गुप्त जानकारियां देने लगे और इनकी जानकारियों के आधार पर बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। इसलिए क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि जेल में ही इनकी हत्या की जाएगी। 2 क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस को ये काम सौंपा गया। उनको जेल के अंदर रिवाल्वर उपलब्ध कराए गए, लोडेड रिवाल्वर, और दोनों ने जो है ये जो नरेन गोस्वामी थे सरकारी जो गवाह थे, इनकी जेल प्रेमिसेस में ही हत्या कर दी। बाद में इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई, कन्हैयालाल दत्त को भी और सत्येंद्र बोस को भी, दोनों को ये जो अप्रूवर था इसकी हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा दी गई। ये जो मुकदमा है ये अलीपुर बॉम्ब केस के रूप में क्रांतिकारियों में बहुत प्रसिद्ध है। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मुकदमा था, पहला बड़ा मुकदमा था जो क्रांतिकारियों के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी अदालत में, जिसकी अलीपुर जेल के अंदर सुनवाई हुई थी, इसलिए ये अलीपुर बॉम्ब केस के नाम से मशहूर है। इस केस का जब फैसला आया तो इसमें 17 लोग बरी हो गए, जिसमें अरविंद घोष भी थे। श्रोताओं, मैं बताना चाहता हूँ कि अरविंद घोष के जो वकील थे उस समय के सबसे बड़े वकील थे चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से वो हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने बचाव पक्ष की ओर से अरविंद घोष की पैरवी की थी। अरविंद घोष और 17 लोग इसमें बरी हो गए। बरी इसलिए हो गए कि जो इनके खिलाफ जो गवाह देने वाला था उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 लोगों को फांसी की सजा हुई, उनमें अरविंद घोष के छोटे भाई बरिंदर कुमार घोष और उल्लासकर दत्त थे। इन दोनों को फांसी की सजा हुई, जिसको बाद में काले पानी की सजा में बदल दिया गया। 13 लोगों को काले पानी की सजा हुई, जिनमें हेमचंद्र कानूनगो भी थे,
जो बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। 7 लोगों को 10 साल की सज़ा हुई, कुछ लोगों को 3 साल की सज़ा हुई, कुछ लोगों को 1 साल की सज़ा हुई, और जिन लोगों को काले पानी की सज़ा हुई थी उन सभी लोगों को काले पानी भेज दिया गया। श्रोताओं, खुदीराम बोस का बलिदान और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अंग्रेज़ों के कफन में पहली कील थी ये, जो इन क्रांतिकारियों ने ठोकी थी। उसके बाद पूरे देश के अंदर, उत्तर भारत में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में क्रांतिकारियों की बाढ़ आ गई। बहुत बड़े बड़े कांड हुए। काकोरी कांड हुआ, सरदार भगत सिंह राजगुरु ने जो लाला लाजपत राय के ऊपर जिसने लाठी प्रहार किया था उसकी हत्या की। चटगांव रॉबरी कांड हुआ, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। बहुत सारी घटनाएं क्रांतिकारियों की होने लगी। 1911 में अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल के पार्टीशन का फैसला वापस ले लिया। 1912 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि बहुत सारे कारण थे राजधानी शिफ्ट करने के, जिसमें ज्योग्राफिकल रीजन्स भी थे। लेकिन श्रोताओं, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मत है कि अंग्रेज़ों ने जो अपनी राजधानी शिफ्ट की वो बंगालियों के डर से की। बंगाली लोग बम बनाने की कला में माहिर हो गए थे। ये लोग बम फेंकने लगे थे, जिससे अंग्रेज़ लोग घबरा गए थे, और इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी, उन दिनों दिल्ली जो एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, यहाँ पर शिफ्ट की। श्रोताओं, हम लोग और हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसका ये कर्तव्य है कि हम ऐसे क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखें। ये क्रांतिकारी हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि जब खुदीराम बोस जी को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई तो इनकी आयु 18 वर्ष 8 महीने और 11 दिन थी। ये देश के पहले क्रांतिकारी थे जिनको सबसे कम आयु में बंगाल के अंदर फांसी दी गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस कहानी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।